मेरे प्यारे प्रतिभागियों, मीडिया ट्रायल शब्द आज के समय में बहुत ही प्रचलित है। मीडिया ट्रायल का मतलब यह है कि किसी व्यक्ति पर कोई आरोप लगता है तो मीडिया और समाज ये मान लेते हैं कि इस व्यक्ति ने जरूर यह अपराध किया होगा, और अगर उस व्यक्ति को अपनी बात कहने का मौका नहीं मिला तो न्यायिक प्रक्रिया से पहले ही हम उसको दोषी ठहरा करके सजा देने और चौराहे पे गोली मार देने जैसी बातें करने लगते हैं। एक सभ्य समाज के रूप में यह हमें शोभा नहीं देता। और बात जब महिलाओं की हो तो महिलाओं को अपने आप को डिफेंड करने का मौका और भी कम मिलता है। इसीलिए हमारे कानून में यह सिद्धांत स्थापित किया गया है कि हमें किसी भी व्यक्ति को गुनहगार साबित होने तक बेगुनाह ही मानना चाहिए। यानी किसी व्यक्ति पे कोई आरोप लगा, इसका मतलब उस व्यक्ति के ऊपर ऐसी परिस्थितियां आई जिसकी वजह से हम उस पर आरोप लगा रहे हैं, और हो सकता है कि वो व्यक्ति बेगुनाह भी हो। तो जब तक दोषी कोई साबित ना हो तब तक वो निर्दोष होता है। स्पेशली महिलाओं के केस में यह है। तो आपराधिक प्रक्रिया संहिता या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, हमारे यहां जो कानून की पुस्तक है, उसके अंदर में महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं ताकि महिलाएं इस तरह के आरोपों और मीडिया ट्रायल का शिकार ना हो। तो छत्तीसगढ़ पीएससी मेंस पेपर 7 यूनिट 1 के अंदर में कल्याणकारी कानूनों का अध्ययन करते हुए आज हम पढ़ेंगे आपराधिक प्रक्रिया संहिता में महिलाओं के संरक्षण के प्रावधान। सीआरपीसी के अंदर महिलाओं को कैसे सुरक्षा दी गई है। ठीक है, 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए बहुत ही रिच एरिया है। सबसे पहले, महिलाएं जो किसी अपराध से पीड़ित हों या उनके खिलाफ अपराध किया गया है, ऐसी परिस्थिति में महिलाओं को सीआरपीसी में क्या अधिकार मिलते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो पीड़ित महिलाओं के अधिकार, पीड़ित महिलाओं के अधिकार में सबसे पहले आपका सीआरपीसी सेक्शन 154 आता है, शिकायत के समय सुविधाएं। कोई भी महिला अपने खिलाफ किए गए किसी भी अपराध की शिकायत पूरी तसल्ली के साथ किसी भी थाने में दर्ज करा सकती है। ठीक है, तो महिला अगर अपराध दर्ज कराने गई है तो उसकी भी सुनवाई सामान्य पुरुषों की ही तरह होगी। ठीक है, उनके साथ कोई सहयोगी है या नहीं, इस तरह का कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। शिकायत जो है ये कोई भी पुलिस अधिकारी दर्ज कर सकता है, पर ध्यान रखने की बात है, शिष्टता के साथ, भद्रता के साथ शिकायत दर्ज की जाएगी। महिलाओं से अभद्र सवाल नहीं पूछे जाएंगे, उनसे अभद्र व्यवहार नहीं किया जाएगा। अगर मामला बलात्कार का है, यौन उत्पीड़न का है, तो यहां पर सेक्शन 154 ये एस्टैब्लिश करता है कि एक महिला अधिकारी के द्वारा ही रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। वो महिला अधिकारी बहुत ही शिष्टता के साथ सवाल पूछेंगी और इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होगी ताकि आगे चल करके महिला को बार बार वो बयान ना देना पड़े। ठीक है, इस समय सारी चीजें ताजा हैं, तो शिकायत जो है वो स्पष्ट रूप से दर्ज किया जाना चाहिए। अगर महिला शिकायत दर्ज करने के लिए थाने तक नहीं आ सकती तो पुलिस अधिकारियों को विशेष रूप से एक महिला अधिकारी के साथ महिला के आवास या उसके निवास स्थान पर जाना पड़ेगा, और वहां जाकर के ये जो है आपका एफआईआर या फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है वो दर्ज किया जाएगा। महिला की शिकायत या फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को जो है पूरी तरह से लेखबद्ध करके उसकी एक प्रति महिला को दी जाएगी, और उसके साथ साथ महिला को इन्फॉर्म किया जाएगा कि क्या बातें इसमें लिखी गई हैं। अगर कोई महिला जो है अपने साथ हुई किसी भी प्रकार की जाति या किसी भी अपराध को ठीक से बताने में समर्थ नहीं है, ठीक है, अस्थायी या स्थायी रूप से किसी कमजोरी की वजह से, समझ लीजिए कि बोलने लिखने में समर्थ नहीं है, तो ऐसे में जो है माता पिता, संरक्षक या अन्य सहयोगियों की सहायता से महिला का बयान जो है वो दर्ज किया जाएगा। तो ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है शिकायत दर्ज करना, तो स्पेशली महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न और बलात्कार के मामलों में तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमने एक और वीडियो में जिसमें आईपीसी के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा के प्रावधान देखे थे, उसमें इसको डिटेल में चर्चा किया हुआ है। इसके अलावा 160 के तहत पुलिस जो है जांच के दौरान महिलाओं से कैसा व्यवहार करेगी, ये यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहां पर रखा गया है। सेक्शन 160 सीआरपीसी ये कहता है कि किसी भी महिला को जांच के दौरान बार बार बयान देने के लिए या बार बार शिनाख्ती के लिए थाने नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है, किसी भी महिला को जो है, चाहे वो पीड़ित हो, चाहे उसके ऊपर किसी अपराध का आरोप लगा हो, किसी भी महिला को जो है आपका पुलिस बार बार कहीं बुला करके या हाजिरी लगाने का गारंटी दे करके या किसी भी प्रकार से दबाव डालने का काम नहीं करेगी। अगर किसी महिला की जांच में सहायता की जरूरत है तो पुलिस को महिला के घर या उसके पास जाना होगा। ठीक है, तो इस तरह से महिला की निजता और उनकी सहूलियत को जो है यहां पे बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है।
बलात्कार के मामलों में विशेष रूप से बार बार महिला को शिनाख्ती इत्यादि के लिए नहीं बुलाया जाएगा और पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था जो है वो महिला के लिए की जाएगी, ताकि महिला की पहचान की सुरक्षा हो सके, ताकि महिला के शरीर और सम्मान की सुरक्षा की जा सके, और पुलिस के व्यवहार में जो है यहां पर बहुत ही ज्यादा सलीका देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा सेक्शन 304 महिला को निशुल्क विधिक सहायता की बात करता है। तो देखिए, शिकायत के बाद जांच के दौरान महिला को जो है निशुल्क विधिक सहायता मिलेगी। हमारे संविधान के अनुच्छेद 39A में भी यह स्थापित किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को निशुल्क विधिक सहायता का अधिकार है, महिलाओं को विशेष रूप से। अब सुनवाई के दौरान अगर महिला को यह लगे कि न्यायालय के सामने या फिर पूरी पब्लिक के सामने जग हंसाई हो सकती है, तो महिला को अपनी निजता के संरक्षण का पूरा अधिकार है। तो धारा 164 यह बताता है कि सुनवाई के दौरान महिला को निजता का अधिकार है। मान लीजिए कोई महिला यौन उत्पीड़न या बलात्कार से पीड़ित है, ऐसी महिला के लिए लोगों के सामने अपनी तकलीफ को सुनाना बहुत ही कठिन हो सकता है और इससे पीड़िता की आइडेंटिटी भी उजागर हो सकती है। तो ऐसी कठिन परिस्थिति के लिए ही हमने शिकायत के दौरान वीडियोग्राफी की थी, जिसे सिर्फ जज के सामने जो है वो प्ले किया जाएगा, काउंसल्स को उसके बारे में बताया जाएगा और किसी भी तरह की सूचना जज या वकीलों के द्वारा पब्लिक को नहीं दी जाएगी। इसके अलावा जो भी सुनवाई होगी वो इन कैमरा होगी, यानी कि सीमित जगह पे होगी, और अगर कोई भी महिला चाहे तो सिर्फ मजिस्ट्रेट के सामने बयान दे सकती है, मजिस्ट्रेट के चेंबर में बयान दे सकती है, ताकि लोगों के कमेंट्स का, तानों का उससे शिकार ना होना पड़े। बलात्कार के मामलों में पीड़िता की पहचान छुपाना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हमारा समाज ऐसा है जिसमें शिकार महिला, पीड़ित महिला के ऊपर ज्यादा उंगलियां उठती हैं और ऐसा पुरुष जो अभियुक्त है, जिसने इस तरह का कुकृत्य किया है, उसके ऊपर कम सवाल उठते हैं। इसीलिए भारतीय दंड संहिता की धारा 228 के तहत पीड़िता का नाम और पहचान छिपाने का प्रावधान इस पूरी प्रक्रिया में किया गया, पर वो आईपीसी है, ठीक है, सीआरपीसी के तहत नहीं है। और अगर कोई इस तरह के पहचान को उजागर करता है तो उसके खिलाफ कठोर सजा का प्रावधान है। स्पेशली न्यूज मीडिया के लिए जो है इस प्रावधान को रखा गया है। आगे हम देखेंगे बहुविवाह का मामला, धारा 494, धारा 495। सीआरपीसी 494 ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति ने अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरा विवाह किया तो यहां पर जो है पत्नी उसके खिलाफ शिकायत कर सकती है, ठीक है। और अगर किसी व्यक्ति ने शादी करने के बाद अपनी पत्नी को यह नहीं बताया कि उसका पहले से विवाह हो चुका है, पुराने विवाह को छुपा लिया, तो दोनों ही स्थितियों में जो है उस व्यक्ति के खिलाफ महिला शिकायत कर सकती है। तो धारा 494 कहता है कि पहली पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह किया तो पहली पत्नी शिकायत कर सकती है, और धारा 495 कहता है कि किसी दूसरी पत्नी जिससे शादी किया और पहले पत्नी की बात को, पहले विवाह को छुपाया, तो दूसरी पत्नी शिकायत कर सकती है। तो ये दोनों जो है बहुविवाह से संबंधित है और शिकायत का अधिकार महिलाओं को दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा धारा 125 जो है सेक्शन 125 भरण पोषण का अधिकार देता है। भरण पोषण का अधिकार यद्यपि महिलाओं तक ही सीमित नहीं है, तथापि जो महिलाएं स्वयं का भरण पोषण नहीं कर सकती, उनके पति के ऊपर महिलाओं के भरण पोषण की जिम्मेदारी डाली गई है। यह सेक्शन 125 किस तरह से भरण पोषण का अधिकार देता है, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ी आगे चर्चा करते हैं। सेक्शन 125 भरण पोषण का अधिकार देता है महिलाओं को जो शादीशुदा है। शादीशुदा महिलाओं को जो है अपने पति से भरण पोषण पाने का अधिकार है। अवयस्क बच्चों को, पत्नी के साथ साथ बच्चों को भी पति से, पुरुष से जो है भरण पोषण पाने का अधिकार है। इसके अलावा बुजुर्ग और असमर्थ माता पिता जो हैं, उनको भी अपने पुत्र से यानी पुरुष से भरण पोषण पाने का अधिकार है। तथापि महिलाओं के मामले में अवयस्क संतान और माता पिता को तो भरण पोषण देना जरूरी है, पर महिलाओं के मामले में, स्पेशली पत्नी के मामले में, इस पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ प्रतिबंध हैं। यानी अगर हस्बैंड और वाइफ अपनी सहमति से एक दूसरे से अलग हो गए, इसका मतलब महिला जानती थी कि अलगाव हो रहा है, इसलिए उसे भरण पोषण नहीं मिलेगा, या फिर महिला ने पुरुष से बिना किसी कारण के अगर तलाक मांगा, कि कोई रीजन नहीं है तलाक का, ठीक है, या ऐसा कोई रीजन, ऐसा कोई कारण न्यायालय में एस्टैब्लिश नहीं किया जा सका, तो महिला को भरण पोषण देना आवश्यक नहीं है। तथापि न्यायालय, जज ये फैसला कर सकता है कि बिना कारण के अलगाव के मामले में भी पत्नी को भरण पोषण मिले। लेकिन तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है व्याभिचार। अगर पत्नी शादी के दौरान किसी और पुरुष के साथ अफेयर में थी, ठीक है, एडल्ट्री का आरोप लगता है और उसको साबित किया जाता है, तो ऐसे में पति जो है वो पत्नी को भरण पोषण देने के लिए लायबल नहीं है।
तो ये बातों को ध्यान में रखते हुए भरण पोषण संबंधी जो प्रावधान है ये 2 नंबर में आसानी से पूछा जा सकता है और आप लोग उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सीआरपीसी सेक्शन 125। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे। महिलाओं के संरक्षण के मामले में एक दूसरे वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बलात्कार के मामलों में किस तरह से सीआरपीसी यानी कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत महिलाओं को सुरक्षा दी गई है, उसको हम लोग एक बार यहां रिवाइज कर लेते हैं। बलात्कार के मामले में प्रक्रिया यह है कि कोई भी महिला जो है सेक्शन 154 के तहत बलात्कार की शिकायत थाने में दर्ज करा सकती है। अगर इमीडिएट थाना नहीं है तो दूसरे थाने में दर्ज करा सकती है, कहीं भी करा सकती है। महिला अधिकारी की उपस्थिति में ही बयान लिया जाएगा। महिला अधिकारी ही इसको नोट करके जो है इस प्रक्रिया की पूरी वीडियोग्राफी करेंगी पूरी शिष्टता के साथ। 0 एफआईआर दर्ज हो सकती है, यानी जहां अपराध हुआ है उससे अलग थाने में भी एफआईआर दर्ज करके उसको अपराध वाले स्थल के थाने में ट्रांसफर किया जा सकता है और देर से भी एफआईआर की जा सकती है। धारा 157 यह कहती है कि बयान कैसे दर्ज किया जाएगा। सीआरपीसी सेक्शन 157 कहता है महिला का बयान थाने में दर्ज करना जरूरी नहीं है, घर या सुरक्षित परिस्थितियों में बयान दर्ज किया जाएगा और महिला अधिकारी द्वारा ही यह बयान दर्ज किया जाएगा संरक्षक की उपस्थिति में। थाना परिसर खाली कराना पड़े तो करा दो। अगर महिला किसी सुरक्षित जगह पे अच्छा महसूस करती है वहां जाके बयान लो। अगर किसी जगह पे महिला को अनकंफर्टेबल लग रहा है उस जगह को खाली करा दो। ये पुलिस को इंस्ट्रक्शंस हैं जिसमें सीआरपीसी 157 जो है आपका महिला को सुरक्षित महसूस कराते हुए उसका बयान दर्ज करेगा, ऐसा प्रावधान किया गया है। तो ये आपको सिस्टम समझ में आ रहा है। क्रम से जो है हम जो है महिलाओं को सुरक्षा देते जा रहे हैं। अगली सुरक्षा है जांच प्रक्रिया में। सेक्शन 164 ये कहता है कि महिलाओं को मेडिकल जांच प्रक्रिया के दौरान जो है 24 घंटे के अंदर मेडिकल जांच होगी, महिला की अनुमति से मेडिकल जांच होगी और जो नजदीकी विशेषज्ञ है वो इस जांच को करके रिपोर्ट करेगा। मेडिकल विशेषज्ञ जो है उसको महिला से बहुत डिटेल घटनाओं के पूछने की आवश्यकता नहीं है, तथापि ये वीडियो जो है वो मेडिकल एक्सपर्ट को उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद आता है अन्वेषण। 3 महीने के अंदर अन्वेषण होना है। विद इन 3 मंथ्स पुलिस जो है वो चार्जशीट फाइल कर देगी। इसके बाद आता है निशुल्क विधिक सहायता। धारा 394 के तहत 304 के तहत महिला को निशुल्क विधिक सहायता मिलेगी, सभी को मिलती है, अभी अभी हमने देखा है। पीड़िता की पहचान छुपाना बहुत जरूरी है। आईपीसी सेक्शन 228 जो है इसके लिए प्रावधान करता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, 2 नंबर में आ सकता है। ठीक है, आईपीसी सेक्शन 228। अब इसके लिए सजा है, अगर पीड़िता का नाम उजागर कर दिया तो इसके लिए सजा है। महिला जो है सेक्शन 164 के तहत अकेले में बयान देने का डिमांड कर सकती है। सारा जो सुनवाई है वो इन कैमरा होगा और हो सके तो सीआरपीसी सेक्शन 26A के तहत महिला जज के सामने ही ऐसी सुनवाई की जाएगी। तो ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अब अगर किसी महिला पे अपराध का आरोप लगे तब क्या होगा? ऐसी परिस्थितियों के लिए भी प्रावधान है सीआरपीसी में। ठीक है, आपराधिक प्रक्रिया संहिता में। यानी कि हम किसी महिला पे अपराध करने का आरोप लगा रहे हैं तो ऐसे मामले में पुलिस जो है वो जांच करती है, पूछताछ करती है, तलाशी लेती है ना, कई बार गिरफ्तारियां होती है। तो ऐसे मामलों में महिलाओं को क्या अधिकार है? तो सबसे पहली बात, आरोपी के रूप में महिला के अधिकार जो है उसमें सबसे पहली बात यह है कि महिला की जो है तलाशी संबंधी हमको अधिकार है। तो सेक्शन 47 यह कहता है कि महिला जो है उसके घर की तलाशी लेते समय नंबर 1 कम से कम 1 महिला पुलिस अधिकारी होंगी। ठीक है, अगर महिला महिला पुलिस अधिकारी नहीं है तो महिला का घर में उपस्थित होना जरूरी नहीं है। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका? मतलब यह है कि सेक्शन 47 ये क्लियर करता है कि अगर किसी महिला के घर की, अपार्टमेंट की, मकान या उसके द्वारा चलाए जा रहे किसी भी एस्टेब्लिशमेंट की तलाशी होती है तो महिला की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। जिस महिला के ऊपर आरोप लगा है, जिसके घर की तलाशी हो रही है, वो महिला वहां पे ना रहे तो भी चलेगा। ठीक है, और अगर महिला अपने घर, अपार्टमेंट, ऑफिस की तलाशी के दौरान उपस्थित रहती है तो तलाशी करने वाले अधिकारियों में कम से कम 1 महिला अधिकारी होना आवश्यक है। ठीक है, यह ऐसा क्यों किया गया है? तो देखिए, पुरुष अधिकारी लोग तलाशी लेने के समय महिलाओं पे साइकोलॉजिकल दबाव डाल सकते हैं, ऐसा माना गया है। इसलिए यहां पर जेंडर सेंसिटिविटी दिखाते हुए घर की तलाशी के दौरान या तो महिला ना रहे और रहे तो महिला पुलिस अधिकारी जो है वो उपस्थित रहे, इस चीज का प्रावधान किया गया। घर की तलाशी के बाद आता है महिला के स्वयं की तलाशी। सेक्शन 51 जो है स्त्री की तलाशी का प्रावधान करता है। 51 में यह कहा गया है कि किसी भी महिला के शरीर की तलाशी, उसके कपड़ों और उसके सामान की तलाशी सिर्फ और सिर्फ महिला अधिकारियों के द्वारा ही की जाएगी। ठीक है, और यह भी बहुत ही शिष्टता के साथ की जाएगी।
इसका प्रदर्शन नहीं किया जाएगा, इसको पर्दे में रखा जाएगा, अभद्रता, अभद्र व्यवहार बिना किसी कारण के छीटाकशी नहीं होगी। इसीलिए आप देखते हैं चाहे मॉल हो, चाहे एयरपोर्ट हो, कहीं भी चेकिंग होती है तो महिलाओं की चेकिंग सिर्फ महिलाएं ही करती हैं और उसके लिए कई बार कर्टन भी लगाया जाता है, वो इसी प्रावधान के तहत है। अगर कोई संस्था इस प्रावधान को नहीं मानती तो सेक्शन 51 के तहत उस संस्था को जो है दोषी भी पाया जा सकता है। इसके अलावा गुप्त लेख धारा 100 जो है सेक्शन 100 सीआरपीसी ये कहता है कि अगर किसी महिला के शरीर में कुछ लेख है, कुछ टैटू है, कुछ चीजें, कुछ चिन्ह हैं जिसकी हमको तलाश करनी है, जिससे कि उस महिला के बारे में पता लगाया जा सके या किसी अन्य मामले को जो है कंफर्म किया जा सके, तो महिला के शरीर की तलाशी जब हम लेते हैं तो वो सिर्फ एक महिला अधिकारी ही लेगी और ये बहुत ही शिष्टता के साथ और आपका कर्टन में किया जाएगा। ठीक है, तो घर की तलाशी हो, महिला के सामान या पर्सनल तलाशी हो या महिला के शरीर की तलाशी हो, इन तीनों ही मामलों में महिला अधिकारी जो है वो लीड में रहेंगे। ठीक है, इसलिए हमको पुलिस फोर्स में ज्यादा महिलाओं की जरूरत है। तलाशी के बाद गिरफ्तारी की बात आती है। गिरफ्तारी सेक्शन 46(1) और 46(4) के तहत होती है। 46(1) ये कहता है कि किसी भी महिला को गिरफ्तार करते समय, ठीक है, किसी भी महिला को गिरफ्तार करते समय गिरफ्तार करने वालों में एक महिला अधिकारी होना जरूरी है। अगेन यहां पे आप लोग ध्यान रखिए, गिरफ्तारी के समय पुरुष अधिकारी किसी भी महिला को उसकी अनुमति के बिना छुएंगे नहीं, नजदीक भी नहीं जाएंगे। ठीक है, अब ये आपको अजीब लग रहा होगा कि महिला तो भाग भी सकती है, भाई अपराधी भी तो होती है महिलाएं। तो यहां आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर हम किसी महिला को गिरफ्तार करने जा रहे हैं तो हमारी टीम में महिला पुलिस अधिकारी होना जरूरी है। नंबर 2, महिला पुलिस अधिकारी ही महिलाओं को पकड़ेंगी या गिरफ्तार करके लाएंगी। ठीक है, पुरुष अधिकारी महिला को नहीं छू सकते। और तीसरी बात, अगर गिरफ्तारी के दौरान आपका पुरुष अधिकारियों ने महिला को छूने या शारीरिक शक्ति के प्रयोग करने का, यहां पर शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल किया, फिजिकल फोर्स, तो उसको जो है महिला असॉल्ट की श्रेणी में मान सकती है और उसकी शिकायत कर सकती है। इसीलिए जब भी किसी महिला को गिरफ्तार किया जाता है सिर्फ महिला कांस्टेबल्स, महिला अधिकारी ही महिला को पकड़ करके लाते हैं। गिरफ्तारी के समय इन चीजों को ध्यान रखना है। 46(4) इस चीज को एस्टैब्लिश करता है कि गिरफ्तारी का समय क्या होना चाहिए। किसी भी महिला को सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। यानी किसी भी महिला को आप दिन के समय ही गिरफ्तार कर सकते हैं, ठीक है, रात के समय गिरफ्तार नहीं कर सकते। अब मान लीजिए कोई महिला जो है आतंकवाद से जुड़ी हुई है या फिर किसी गंभीर अपराध से जुड़ी है और रात को ही पकड़े, आपने उनको घेर लिया, तो ऐसे में किसी महिला आरोपी को पकड़ना बहुत कठिन हो सकता है ना। एकदम बंदूक लेकर के गए हैं, घेरे हुए हैं, पकड़ना चाह रहे हैं, लेकिन सारे पुरुष पुलिस अधिकारी हैं। तो ऐसे में फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की अनुमति से, है ना, प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश की अनुमति से आप जो है रात को भी महिला को गिरफ्तार कर सकते हैं। पर नियम 46(1) वाले ही रहेंगे। नियम वही रहेंगे कि महिला अधिकारियों के द्वारा ही गिरफ्तार करना है, महिला अधिकारी ही पकड़ के लाएंगे। ठीक, तो ये सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद वाला ध्यान रखिए। रात को महिलाओं गिरफ्तार नहीं कर सकते। अब रात को गिरफ्तार नहीं कर सकते, इसका यह भी मतलब है कि किसी भी महिला को रात को थाने में नहीं रखा जा सकता। अगर दिन में भी कोई महिला गिरफ्तार हुई है तो आप शाम तक या तो उस महिला को महिला जेल में पहुंचाइए, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको क्या है, न्यायालय की अनुमति की जरूरत होगी। ठीक, इसका मतलब है कि महिला को गिरफ्तार करने के साथ उसी दिन न्यायालय में उपस्थित कराना रहता है। अब आप बोलेंगे सर कई महिलाओं को तो जो है जेल में भी रखते हैं, हवालात में। हवालात मतलब जो थाने में स्थित हवालात होता है, बिल्कुल सही, वहां पर भी कैदियों का सेग्रीगेशन करना जरूरी है। अगर किसी थाने में महिलाओं के लिए अलग से हवालात की व्यवस्था नहीं है, महिलाओं के लिए अलग से रखने की व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे थाने में महिलाओं को नहीं रखा जा सकता। ठीक है, इनफैक्ट आप सलाखों के पीछे भी नहीं रख सकते। तो ये एक बहुत गंभीर चीज है जिसको कि सभी महिलाओं को जानना चाहिए कि एक, गिरफ्तारी सिर्फ महिलाएं करेंगी, दूसरा रात में गिरफ्तारी नहीं होगी, सिर्फ दिन में होगी, तीसरा रात के समय थाने में रख भी नहीं सकते। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे कि गिरफ्तारी के बाद क्या। तो सभी लोगों को गिरफ्तारी का कारण बताना तो अनिवार्य ही है। यह तो हमारे संविधान में भी लिखा है। ठीक है, अनुच्छेद 22 एकदम क्लियर कट कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय गिरफ्तारी कारण बताया जाएगा। महिलाओं को भी गिरफ्तारी कारण बताया जाएगा।
भारतीय संविधान यह भी कहता है कि प्रत्येक निरुद्ध व्यक्ति को, गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। इसी को हम लोग हैबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण भी कहते हैं। महिलाओं के ऊपर भी बंदी प्रत्यक्षीकरण लागू होता है कि गिरफ्तार होने के 24 घंटे के अंदर न्यायाधीश के सामने इनको प्रस्तुत किया जाएगा। सीआरपीसी में इसका भी प्रोविजन है। अब आता है गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान। सेक्शन 416 ये अल्टीमेटली कहता है कि गर्भवती महिलाएं जो हैं, अगर उनको सजा मिली हुई है तो गर्भावस्था को देखते हुए उनको सजा में बदलाव या लघुकरण जो है वो प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो यहां ध्यान देने की बात है, गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान सेक्शन 416 में है। 416 यह कहता है कि अगर किसी गर्भवती महिला को मृत्युदंड मिला है तो उच्च न्यायालय लघुकरण के अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए उसकी सजा को परिवर्तित कर सकता है, मृत्युदंड से आजीवन कारावास में बदल सकता है। ठीक है, तो इस तरह से सजा की प्रकृति में परिवर्तन करने का मौका गर्भवती महिलाओं को दिया जाता है। तो सेक्शन 416 कहता है गर्भवती महिलाओं को उच्च न्यायालय सजा में लघुकरण या उनकी प्रकृति में परिवर्तन प्रदान कर सकता है। ठीक है, सजा कम करने की बात यहां पे नहीं हो रही है, प्रकृति में बदलाव की बात हो रही है। तो इस तरह से महिलाओं को जो है, चाहे वो पीड़ित हो चाहे वो किसी अपराध के आरोपी हो, उनके लिए विशेष प्रावधान हमने आपराधिक प्रक्रिया संहिता में किया है। तो इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रहें और सवाल पूछना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।